रखिए कि बिजली खतरनाक होती है और घातक साबित हो सकती है। बिजली का काम करने के लिए आपके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और आपको सक्षम होना चाहिए। कैपेसिटर के टर्मिनलों को न छुएं क्योंकि इससे बिजली के झटके लग सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। यह थोड़ा बहुत बैटरी जैसा ही है, हालांकि इसमें ऊर्जा का संग्रहण अलग तरीके से होता है। यह बैटरी जितनी ऊर्जा तो इकट्ठी नहीं कर सकता, लेकिन यह ऊर्जा को कहीं अधिक तेजी से संचय कर सकता है और तेजी से रिलीज कर सकता है। यह बहुत उपयोगी है और इसलिए लगभग हर सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर कैसे काम करता है? पहले आप एक ऐसे पाइप की कल्पना कीजिए जिसके अंदर पानी बह रहा हो। इसमें पानी तब तक बहता रहेगा जब तक हम वॉल्व को बंद नहीं कर देते। वॉल्व बंद कर देने पर इसमें पानी का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यदि वॉल्व के बाद हम पानी को टैंक में बहने दें तो टैंक में थोड़ा पानी जमा हो जाएगा, लेकिन पाइप से बाहर पानी बहना जारी रहेगा। जब हम वॉल्व को बंद कर देंगे तो टैंक में तो पानी जाना बंद हो जाएगा, लेकिन हमें पानी की स्थिर आपूर्ति तब तक मिलती रहेगी जब तक टैंक खाली नहीं हो जाता। टैंक को फिर से भर जाने पर हम वॉल्व को जब चाहे खोल और बंद कर सकते हैं। हमें पाइप के सिरे से पानी की निर्बाध आपूर्ति मिलती है जब तक कि टैंक पूरी तरह से खाली न हो जाए। इस प्रकार पानी इकट्ठा करने और आपूर्ति में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए हम पानी के टैंक का उपयोग कर सकते हैं। विद्युत सर्किट में कैपेसिटर पानी की टंकी के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा का भंडारण करता है। यह आपूर्ति में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इस ऊर्जा को रिलीज कर सकता है। यदि कैपेसिटर के बिना एक साधारण सर्किट को बहुत तेजी से चालू और बंद किया जाए तो एक रोशनी चमकेगी, लेकिन अगर हम सर्किट में कैपेसिटर जोड़ दें तो रोशनी रुकावट के दौरान भी जलती रहेगी, कम से कम एक छोटी अवधि के लिए, क्योंकि अब कैपेसिटर सर्किट को विद्युत आपूर्ति दे रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। एक साधारण कैपेसिटर के अंदर सुचालक धातु की दो प्लेटें होती हैं जो आमतौर पर एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इन्हें सिरेमिक जैसे डाई इलेक्ट्रिक कुचालक पदार्थ से अलग किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक का अर्थ है कि यह सामग्री विद्युत क्षेत्र के संपर्क में होने पर ध्रुवीकरण करती है। कैपेसिटर का एक सिरा सर्किट के धनात्मक सिरे से और दूसरा सिरा ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि कैपेसिटर में एक तरफ पट्टियां और निशान बने हैं। ये बताते हैं कि कौन सा सिरा ऋणात्मक है। इसके अलावा ऋणात्मक सिरा छोटा होता है। यदि हम कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को ऋणात्मक सिरे से कैपेसिटर की तरफ भेजेगी। कैपेसिटर की एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और दूसरी प्लेट कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। फिर भी कुचालक पदार्थ होने के कारण इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर से होकर नहीं गुजर सकते। अंत में कैपेसिटर और बैटरी की वोल्टेज समान हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों का बहना बंद हो जाएगा। अब कैपेसिटर के एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास ऊर्जा संग्रहित है और हम जब चाहें इसे रिलीज कर सकते हैं। चूंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक सतह धनात्मक और दूसरी सतह ऋणात्मक है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल या वोल्टेज का अंतर होगा। हम इसे मल्टीमीटर से माप सकते हैं। वोल्टेज दबाव की तरह है। जब हम वोल्टेज मापते हैं तो हम दो सिरों के बीच का अंतर या पोटेंशियल अंतर माप रहे होते हैं। यदि हम एक दबाव युक्त पानी की पाइप की कल्पना करें तो प्रेशर गेज के द्वारा इस दबाव को देख सकते हैं। प्रेशर गेज दो अलग अलग बिंदुओं के बीच तुलना भी कर रहा है, पाइप के अंदर के दबाव और पाइप के बाहर वायुमंडलीय दबाव। जब टैंक खाली होता है तो गेज की रीडिंग शून्य होती है, क्योंकि पाइप के अंदर और बाहर का दबाव समान होता है और उनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती। दोनों का दबाव बराबर होता है। वोल्टेज के साथ भी ऐसा ही है। हम दो बिंदुओं के बीच का अंतर माप रहे होते हैं। अगर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी के दोनों सिरों के बीच मापें तो हमें 1.5 वोल्ट की रीडिंग मिलेगी, लेकिन यदि हम एक ही सिरे पर मापेंगे तो शून्य की रीडिंग आएगी, क्योंकि वहां कोई अंतर नहीं है, वह समान है। अब कैपेसिटर पर वापस आते हैं। दो सिरों को मापने पर जो वोल्टेज का अंतर आता है वह इलेक्ट्रॉनों के इकट्ठा होने से होता है। बैटरी से अलग करने पर भी यही रीडिंग आती रहेगी। चुंबक के बारे में याद करें। विपरीत बिंदु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे की ओर खींचते हैं। यही नेगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। वे दूसरी तरफ की प्लेट पर परमाणुओं के सकारात्मक चार्ज कणों से आकर्षित होते हैं, लेकिन कुचालक सामग्री लगे होने के कारण वे उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। दोनों पक्षों के बीच यह खिंचाव विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जो किसी अन्य मार्ग के बनने तक इलेक्ट्रॉनों को अपनी जगह बनाए रखता है। यदि अब हम सर्किट में एक छोटा लैंप जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉनों को बहने और दूसरी तरफ पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लैंप से बहते हुए इसे पावर देते हैं और कैपेसिटर के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही होता है, जब तक दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन बराबर न हो जाएं। इसके बाद वोल्टेज शून्य हो जाएगा। खिंचाव के लिए कोई बल नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा। जब हम बैटरी को फिर से जोड़ते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। इससे हमें बिजली की आपूर्ति रोकने में मदद मिलती है और कैपेसिटर बिजली आपूर्ति में अवरोध के दौरान बिजली प्रदान करता है।
हम कैपेसिटर का उपयोग कहाँ करते हैं? हम कैपेसिटर का उपयोग हर जगह करते हैं। वे दिखने में थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना बहुत आसान है। सर्किट बोर्ड में ये कुछ इस तरह के दिखते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन्हें इस तरह बनाया जाता है। हमें कुछ बड़े कैपेसिटर भी देखने को मिलते हैं, जिनका उपयोग इंडक्शन मोटर, छत के पंखों और एयर कंडीशनर में किया जाता है। हमें इस प्रकार के विशालकाय कैपेसिटर भी मिलते हैं, जिनका उपयोग बड़ी इमारतों में दुर्लभ पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर के एक हिस्से में हमें दो मान मिलेंगे। ये मान कैपेसिटेंस और वोल्टेज होते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फैरेड्स की यूनिट में मापा जाता है, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि आमतौर पर कैपेसिटर को माइक्रोफैरेड में मापा जाता है, तो इसका एक माइक्रो सिंबल भी है, जो कुछ ऐसा दिखता है जैसे अंग्रेजी अक्षर U में एक पूंछ बना दी गई हो। दूसरा मान वोल्टेज है, जिसे V से दिखाते हैं। कैपेसिटर पर लिखा वोल्टेज का मान वह अधिकतम वोल्टेज है जो कैपेसिटर संभाल सकता है। हमने वोल्टेज के बारे में विस्तृत जानकारी एक